हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारा बायोटेक्नोलॉजी का सेशन चल रहा था जिसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स की बात कर रहे थे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की। उसके अंदर हमने काफ़ी सारे एंजाइम्स का जिक्र किया था जो कि कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी और कुछ एक आध पीसीआर में यूज होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एंजाइम्स के अंदर कौन कौन से एंजाइम है तथा उनका क्या क्या काम है। ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है एंजाइम्स। तो अगर दोस्तों आपने हमारे पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि एंजाइम क्या है। एंजाइम आर कैटालिटिक, है ना, दैट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं, राइट। फिर अगर हम बात करें एंजाइम्स को डिस्कवर किसने किया था, तो आपको पता होगा कि कोहेन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, एंजाइम को डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके बाद इनके अंदर जो एंजाइम्स के नाम आते हैं वो रिस्ट्रक्शन एंजाइम आते हैं। फिर उसके टाइप्स आते हैं, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज। फिर इसकी बात अगर करते हैं तो इधर आपको स्ट्रक्चर के बाद लाइगेज आता है, डीएनए पॉलीमरेज आता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज आता है, टैग पॉलीमरेज आता है। दोस्तों एक एंजाइम और भी हो सकता था, ट्रांस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो वो हालांकि मैंने डीएनए रेप्लिकेशन में भी बता रखा था। अब अगर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में रिस्ट्रक्शन एंजाइम, फर्स्ट हमारा एंजाइम क्या है, एंजाइम के अंदर रिस्ट्रक्शन एंजाइम। रिस्ट्रक्शन एंजाइम कौन सा है, इसकी चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम को पहली बार डिस्कवर किसने किया था, और उसके बाद डिस्कवर करने की वजह से उन्हें कब नोबेल प्राइज मिला था। तो देखिए फर्स्ट साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, आर्बर, स्मिथ एंड नॉर्थन। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिल करके, खासतौर से आर्बर ने पहले काम किया, फिर साथ में ये नॉर्थन और स्मिथ उनके साथ में काम कर रहे थे। काम करने के बाद जब इन्होंने रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, वो भी कौन सा, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज सेकंड। सेकंड को अब बताएंगे कि सेकंड क्यों, फर्स्ट को क्यों नहीं क्रेडिट दिया। देखिए डिस्कवर तो तीनों हो गए थे, लेकिन जो फंक्शन पहली बार पता चला, जो उसका यूज पहली बार किया गया, वो कौन सा था, वो था आपका रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज सेकंड था। उसमें आता है हिंड सेकंड, HIND। हिंड मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से निकाला गया एक रिस्ट्रक्शन साइट। ठीक है ना, उस एंजाइम को जब पहली बार इस्तेमाल किया आरडीएनए में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, तो इस वजह से हम उसको बोलते हैं फर्स्ट रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, तो अगर हम बात करें दीज एंजाइम वर आइसोलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम डब्ल्यू अर्बर 1963 एंड स्मिथ एंड नॉर्दन इन बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था। एक ही बैक्टीरिया से नहीं, कई सारे बैक्टीरिया से भी आइसोलेट किए गए, बट आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पहला एंजाइम था वो इसी से था। इसके बाद डब्ल्यू अर्बर स्मिथ एंड नॉर्दन को क्या किया गया था, उनको इन 1978 में नोबेल प्राइज दिया गया था, किसके लिए, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज को डिस्कवर करने के लिए। ठीक है ना, तो ये दो पॉइंट्स आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर आते हैं डेफिनेशन में। इंट्रोडक्शन के बाद किस में आते हैं दोस्तों, डेफिनेशन में। डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि रिस्ट्रक्शन एंजाइम, ये भी एक नॉर्मल एंजाइम है दैट कट द स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, हम उसको क्या बोल सकते हैं, रिस्ट्रक्शन एंजाइम। ठीक है, या रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रक्शन एंजाइम बिलोंग टू द लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेज। और एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, ये न्यूक्लिक एसिड पे कट लगाता है, न्यूक्लिक एसिड से निकाले गए डीएनए पर, या न्यूक्लियस डीएनए पर कट लगाता है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है ना, रिस्ट्रक्शन एंजाइम बिलोंग टू द लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेज दैट कट द स्पेसिफिक साइट ऑफ जीनोमिक डीएनए। ठीक है ना, डीएनए के स्पेसिफिक साइट पे कट लगाता है, जिसकी वजह से हमारा डीएनए जो है तो दो तरीके के कट बनाता है, एक स्टिकी कट और एक ब्लंट कट। ठीक है ना, अगर डिफरेंट रीजन पे लगे तो वो स्टिकी, और अगर सेम पॉइंट पे कट लगे दोनों स्ट्रैंड के तो उसको बोलते हैं ब्लंट कट। वो आगे आप बात करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम बात करेंगे अच्छा, जीनोमिक डीएनए में जब कट लगता है तो उन कट को किस किस नाम से जानते हैं, कट द साइट कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट, या इन्हीं को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या साइट भी बोलते हैं। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिएगा, राइट। पैलिंड्रोमिक साइट पे ही कट लगता है ना, उसी को रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। ये पैलिंड्रोमिक साइट क्या होता है, पैलिंड्रोमिक साइट, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात करेंगे जिसको पढ़ने में उल्टा सीधा एक जैसे हो, है ना,
मतलब कि अगर हम ऊपर से GAATTC पढ़ते हैं तो नीचे जो आप पढ़ेंगे तो इसी का सीधे उल्टा होगा, ठीक है ना। क्या होगा? TCTTAAG, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, है ना, राइट, क्लियर है। अब इसके बाद अगर बात करें, फर्स्ट सेक्शन एंजाइम हिंड सेकंड वर आइसोलेटेड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe RD बैक्टीरिया। आपको पता होगा कि ये जिसका नॉमेनक्लेचर लिखा जाता है या साइंटिस्ट नेम लिखा जाता है एंजाइमों का, साइंटिफिक नेम या उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, तो शॉर्ट में किया जाता है। पहले बैक्टीरिया का जीनस का नाम लिखा गया, फिर उस बैक्टीरिया का नाम लिखा गया, और फिर साथ में उसके ग्रुप वगैरह का नाम लिखा गया, और इस तरीके से हम इसका क्या कर दिए, नॉमेनक्लेचर कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद अगर डेटा की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट लगभग 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड या 900 रिस्ट्रिक्शन साइट डिस्कवर्ड फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। 230 बैक्टीरिया से लगभग कितने 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, राइट, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, वो चार्ट तो हम यहाँ नहीं बना पाए, है ना, वो चार्ट आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, ठीक है। फिर तो आप इतना तो ध्यान रखिए जो आपके इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसके बाद हम टाइप्स की बात करते हैं तो दो टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, एक है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा है एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस ये कट द इंड साइट ऑफ डीएनए, तो उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। कट द आउट बोलो या एंड बोलो, एंड मतलब लास्ट में, है ना, साइड साइड में, एंड साइट ऑफ डीएनए। देखो एक इन साइड होता है, कट द इन साइड ऑफ डीएनए, उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, एंड कट द आउटसाइड या एंड साइड ऑफ डीएनए, उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। तो ये बात हो रही है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, इसी का डिस्क्रिप्शन आपके बुक में डिटेल में दिया है। तो देखिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मेक द कट स्पेसिफिक पोजीशन अब्लिक साइट, जिसे हम रिस्ट्रिक्शन साइट के नाम से जानते हैं, या रिकॉग्निशन साइट या क्लीविंग साइट या पैलिंड्रोमिक साइट या सीक्वेंस विद द डीएनए। डीएनए के स्पेसिफिक साइट पे कट लगाना, है ना, डीएनए के स्पेसिफिक साइट, वो भी एंड पे, ठीक है ना, अंदर, ठीक है ना, स्पेसिफिक पोजीशन पे कट लगाना क्या कहलाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मेक द स्पेसिफिक कट एंड साइट ऑफ डीएनए, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और कट कहाँ लगाएंगे, एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट, है ना, रिस्ट्रिक्शन साइट के एंड पे डीएनए को कट लगाना ही क्या कहलाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके लिए सीक्वेंस दिए जाते हैं कट लगाने के लिए, वो आपको इनमें स्ट्रक्चर वगैरह में पता चल जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, ये आपका सीक्वेंस दिया हुआ है, ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड दिए हुए हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा, इसके एंड कॉर्नर साइड पे कट लगा, चाहे इधर लगे चाहे इधर लगे, है ना। डीएनए के एक साइड पे अगर कट लग रहा है एक तरीके से, और वो भी कहाँ लग रहा है, एंड साइड पे। अगर दोनों साइड पे लग रहा है तो अपोजिट लगेगा, सिमिलर नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे कट लगा तो दूसरा कट यहाँ लगेगा, इसके नीचे नहीं लगेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एंड साइड पे लग रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या। अब चूंकि ये आउटर साइड है इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। अगर वो इन साइड लग रहा है, इन साइड मतलब देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका बीच वाले डीएनए में कट लग रहा है, बीच वाले पार्ट पे कट लग रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो ये एंडोन्यूक्लियस है और ये एक्सोन्यूक्लियस। आई होप डायग्राम से तो आप देख के समझ ही गए होंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, मैं इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था वो किसने बनाया था, ये हम शायद उस वीडियोज़ में नहीं बता पाए थे, तो ध्यान रख लीजिएगा। स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर इन 1972 में फर्स्ट डीएनए या आरडीएनए कंस्ट्रक्ट किया था इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। तो आई होप कि ये डेटा भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने कंस्ट्रक्ट किया था, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने इन 1972 में। तो आई होप कि टाइप्स में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि एक स्पेसिफिक साइट पे कट करना है, वो भी डीएनए के इंड साइड पे, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जनरली कितने टाइप के, 3 टाइप के। अच्छा ये जो डेटा आपने देख रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में, ये भी शायद इसी का है, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ही है। अच्छा अगर आप बात करो कि कितने टाइप के, तो 3। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड। देखिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट कंसिस्ट 3 सब यूनिट्स। ये कितने यूनिट्स रखता है रिस्ट्रिक्शन साइट के, 3 यूनिट्स, है ना। कितने यूनिट्स रखता है, 3 यूनिट्स, ठीक है ना।
दे रिक्वायर्ड, और साथ साथ रिस्ट्रक्शन एंजाइम के यूनिट्स के साथ साथ किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, दे रिक्वायर्ड क्या क्या, एटीपी, मैग्नीशियम एंड एस एडिनोसाइल मेथियोनिन, इन 3 चीज़ की जरूरत होगी, एंड आर नॉट यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखिएगा, रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो फर्स्ट है हम उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, उसका इस्तेमाल हम यूज़ नहीं कर सकते। जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम सेकंड है वो हमारा पहला रिस्ट्रक्शन एंजाइम है जिसको हमने फर्स्ट टाइम उसका फंक्शन पता किया या उसे डिस्कवर का क्रेडिट देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रख सकते हैं, राइट। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट 3 डिफरेंट सब यूनिट्स, दे रिक्वायर ATP, Mg2 पॉजिटिव एंड सोडियम S एडेनोसाइल मेथियोनिन एंड आर नॉट यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कहाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स में। फिर दूसरा देखते हैं दोस्तों, रिस्ट्रक्शन साइट या रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज सेकंड की अगर बात करें तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज सेकंड एंजाइम आर सिंपल, है ना, दे रिक्वायर Mg2 पॉजिटिव, इसमें जो कंपोनेंट्स है वो केवल Mg2 पॉजिटिव ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, बाकी इसमें कंपोनेंट नहीं होंगे, ठीक है ना, for restriction site and are used in recombinant DNA technology. It is the first restriction enzyme that use in recombinant DNA. ये पहला वो एंजाइम है जो recombinant DNA में इस्तेमाल किया गया था। आई होप कि ये डेटा आपको ध्यान होगा, ठीक है, क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात आती है किसकी, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज थर्ड की, तो ये भी RE रिस्ट्रक्शन एंजाइम कंसिस्ट 2 सब यूनिट्स, दे रिक्वायर ATP, Mg2 पॉजिटिव एंड S एडेनोसाइल मेथियोनिन, इसमें रिस्ट्रक्शन साइट के साथ साथ इन तीनों की भी जरूरत पड़ेगी, कहाँ, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम में। ये तीसरा है, इसको भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए में इस्तेमाल नहीं कर सकते एंड आर नॉट यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आई होप कि ये तीनों डेटा आपको याद हो गए होंगे। आइए इसके बाद के हम बाकी एंजाइम्स की देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले इसके स्ट्रक्चर, इसमें जो कट लगता है दोस्तों रिस्ट्रक्शन एंजाइम में, वो 2 तरीके के कट लगता है। कौन कौन सा कट लगता है, एक लगता है स्टिकी एंड और दूसरा लगता है ब्लंट एंड। ये क्या होते हैं, जब हम RDNA बनाते हैं तो हमें ब्लंट एंड की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें स्टिकी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, स्टिकी एंड की जरूरत पड़ती है, जो साइड साइड पे कट लगते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर हम बात करेंगे द कट आर रिस्ट्रिक्शन साइट एट अ डिफरेंट रीजन इन बोथ स्ट्रैंड ऑफ DNA, अगर DNA के 2 स्ट्रैंड के अलग अलग पोजीशन पे कट लगता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं स्टिकी कट। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये आपका देख रहे हैं, ये साइड कट लगा और ये साइड, तो हम इस तरीके का कट इसलिए बनाते हैं स्टिक टाइप का, ताकि हम जो हमारा वेक्टर वगैरह है जिसके थ्रू हम भेजेंगे इसको DNA को, तो वो उसमें जाके स्टिक कर पाए, चिपक पाए, और चिपकाने के लिए आपको पता है लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या दिया दोस्तों, ब्लंट एंड। ब्लंट एंड की अगर बात करेंगे, अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कट। क्यों, देखिए अगर इक्वल साइड पे कट लगेगा तो उसे बोलेंगे सिमेट्रिक, अगर ये डिफरेंट रीजन पे कट लग रहा है, अगर ये डिफरेंट रीजन पे कट लग रहा है, जैसे यहाँ पे कट लगा और यहाँ पे कट लगा, ठीक है ना, अगर कट लगता तो यहाँ पे भी लग जाता, तब हम उसे ब्लंट बोल सकते थे। लेकिन ये क्या है, आधा इधर कट लगा आधा इधर कट लगा, मतलब आधा इस स्ट्रैंड में कट लगा आधा इस स्ट्रैंड में कट लगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब आमने सामने लगेगा, इक्वल कट लगेगा, लेकिन यहाँ इक्वल कट नहीं लग रहा है। अगर दूसरा बात करेंगे ब्लंट एंड की, तो ब्लंट एंड में क्या है दोस्तों, ये आमने सामने कट लग रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं सिमेट्रिक कट। अच्छा अगर हम इसकी बात करें ब्लंट एंड की, द कट आर रिस्ट्रिक्शन साइट एट द सेम पॉइंट इन बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के आमने सामने एकदम फिक्स पोजिशन पे कट लगे, तो हम उसको बोलते हैं क्या, ब्लंट एंड, है ना। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, राइट, क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, दूसरे एंजाइम की, लाइगेज एंजाइम की, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम लाइगेज एंजाइम की बात करें, तो लाइगेज एंजाइम आपको पता है इसे क्या बोलते हैं, बायोटिक ग्लो, क्या बोलते हैं, बायोटिक ग्लो, राइट। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, इसको भी किसी न किसी ने डिस्कवर किया था, तो याद रखिएगा। वैसे तो दिया नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन आप अगर गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। द डिस्कवर्ड ऑफ DNA लाइगेज बाय गिलर्ट, लेमैन और रिचर्डसन, ठीक है ना, एंड हॉरविट्ज, ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट हैं। इन 1967 में इस एंजाइम को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो अगर साइंटिस्ट में भी अगर दिक्कत होती है
कोई बात नहीं, लेकिन बाकी इसका इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम इस एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन डीएनए लाइगेज को हम किस नाम से जानते हैं? बायोटिक ग्लू के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो डीएनए के सेगमेंट्स को ऐड करने में, चिपकाने में, या दो डीएनए सेगमेंट के गैप को फिल करने में काम आता है, इसलिए हम इसको बायोटिक ग्लू भी बोलते हैं। ग्लू का काम क्या है? चिपकाना, तो ये भी चिपकाने का काम करते हैं। इसे मॉलिकुलर ग्लू, ये बायोटिक ग्लू, ये बायोटिक गम बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। डीएनए ligase is an enzyme which catalyze the formation of phosphodiester bond between two nucleotides. ऑब्वियसली है, जब दो डीएनए सेगमेंट जुड़ेंगे तो उनके बीच में न्यूक्लियोटाइड ही जुड़ेगा, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उनको जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? डीएनए लाइगेज को, है ना। फॉस्फेट ग्रुप बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपका डीएनए लाइगेज का, और तोड़ने के लिए एल्केलाइन फॉस्फेटेज का। उसके बाद इट हेल्प इन सीलिंग या ज्वाइंट द गैप बिटवीन टू फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। दो, जैसे मान लीजिए ये डीएनए के दो सेगमेंट्स हैं, है ना, इसको हमने क्या किया? अटैच कर दिया। तो यहाँ जो बीच में अटैच करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या इस्तेमाल करेंगे? डीएनए लाइगेज इस्तेमाल करेंगे। आरएनए लाइगेज भी होता है, लेकिन जनरली हम इसमें चूंकि डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं तो डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर लाइगेज का पूछेंगे तो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद इस एंजाइम को बायोटिक ग्लू बोलते हैं, ये बता दिया। साइंटिस्ट भी आप आई होप कि हमने बात कर ली, गिलबर्ट, लेमन और रिचर्डसन एंड हॉटबिट्स, ये तीन साइंटिस्ट हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की अगर बात करें तो इसको डिस्कवर किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट थे, कोर्नबर्ग, ठीक है ना। इट वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय कोर्नबर्ग इन ई कोलाई बैक्टीरिया 1956 में ई कोलाई बैक्टीरिया में ये पहली बार डिस्कवर किया गया था डीएनए पॉलीमरेज। तो इनके फंक्शन के बेसिस पर अलग अलग हम जगह इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो तीन तो आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इसका काम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच हेल्प इन सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम टेम्पलेट डीएनए ऑफ 3 to 5 एंड। डीएनए का टेम्पलेट डीएनए मतलब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के 3 से 5 डायरेक्शन रीड करके डीएनए के नए स्ट्रैंड बनाने में ये क्या करता है? रोल करता है, सिंथेसाइज करने में रोल करता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज। सिंपल कहें, इसका काम क्या है? रीडिंग करना और डीएनए को पॉलीमराइज करना। टाइप्स की बात करेंगे तो 5 टाइप वैसे होते हैं, है ना। उनमें भी अगर आप और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, उनके पोजीशन के बेसिस पर नाम रखे गए। लेकिन इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देखिए तीन तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसको 1906 में कोर्नबर्ग ने टाइप्स को भी डिस्क्राइब किया। 1956 में आपको पता है कि एंजाइम के फंक्शन पता किए, इस वजह से उनको क्रेडिट दिया गया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1906 में इनके टाइप्स डिस्कवर हो चुके थे, तो इनके फंक्शन पता कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की, तो इसका इस्तेमाल आपको पता है कि हम डीएनए रेप्लिकेशन में इसको हमने इस्तेमाल किया था। थर्ड को एम्पलीफाई ऑफ डीएनए में इस्तेमाल किया था, और जो फर्स्ट और सेकंड था, तो फर्स्ट प्राइमर रिमूविंग में, और सेकंड कहाँ इस्तेमाल किया था? जो अनकॉइल्ड डीएनए था, या कह सकते हैं रिकॉइलिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल किया था, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का। तो ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एल्केलाइन फॉस्फेटेज। तो अगर एल्केलाइन फॉस्फेटेज की बात करेंगे तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये फॉस्फेट बॉन्ड को शायद तोड़ता होगा एल्केलिक नेचर की प्रेजेंस में, बात वही है। उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इनमें साइंटिस्ट किसने डिस्कवर किया था। दिस एंजाइम डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट रॉबिन्सन इन 1923। रॉबर्ट रॉबिन्सन ने 1923 में ये क्या किया था? इस एंजाइम को डिस्कवर किया था। ओबियसली आपके एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा तो नहीं दिया है, 2 ही 3 एंजाइम दिए हुए हैं, लेकिन इनका थोड़ा कहीं ना कहीं यूज तो है। आप अगर डिटेल सेक्शन में देखोगे तो यूज तो है उसमें। एल्कलाइन फॉस्फेटेज के बिना डीएनए के बॉन्ड को तोड़ नहीं सकती आप, तो तोड़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो रॉबर्ट रॉबिन्सन ने इसको डिस्कवर किया था 1923 में। अगर इसके बात करें इस एंजाइम को डिफाइन करने की, तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज कैटालाइज द रिमूवल ऑफ 5 एंड ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द डीएनए एंड दस द मॉडिफाइड टर्मिनल साइड ऑफ डीएनए, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड है, हम उसके 5 एंड मतलब सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे कट लगा के उसके एंड को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। कट लगा के हम क्या कर देते हैं, उसे उसके एंड को ही चेंज कर देते हैं, वो मॉडिफाइड डीएनए हो जाता है ना।
क्योंकि फॉस्फेटेज जो एंजाइम है फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ चुका है, तो डीएनए में चेंजेस आ जाता है ना, बदलाव आ जाता है। दिस इज मेनली यूज्ड इन क्लीव मतलब तोड़ना, फॉस्फेट ग्रुप देयर फोर नोन फॉस्फेटेज, फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ने की वजह से फॉस्फेटेज बोलते हैं। एंड दिस एक्ट मेनली एल्कलाइन पीएच देयर फोर कॉल्ड एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है ना। फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ता है, एक्ट करता है एल्कलिक नेचर के प्रेजेंस में, इसलिए इसको बोलते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो आई होप कि एल्कलीन फॉस्फेटेज को भी आपने देख लिया होगा। फिर तीसरा आता है आपका कौन सा, टैक पॉलीमरेज। अगर टैक पॉलीमरेज की बात करें, दिस एंजाइम वाज फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड या डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलिस। आपको पता होगा कि ये पीसीआर में इस्तेमाल होने वाला एंजाइम्स है, और पीसीआर को भी किसने डिस्कवर किया था, कैरी मुलिस ने। तो उन्होंने पहली बार टैक पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल किया था। ध्यान रखिएगा ये ग्रीक टर्म से लिया गया है। टैक का मतलब होता है टी का मतलब इसमें दिया है क्या, थर्मोफिलस, और क्यू का मतलब दिया हुआ है, ठीक है ना। क्यू का मतलब क्या दिया हुआ है, एक्वाटिकस बैक्टीरिया, ए क्यू का एक्वाटिकस बैक्टीरिया है ना, पानी में पाया जाने वाला हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाला बैक्टीरिया। तो थर्मस एक्वाटिकोफिलस बैक्टीरिया इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी डीएनए पॉलीमरेज का एक टाइप्स है, तो ध्यान रखिएगा। टैक पॉलीमरेज इज अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि थर्मोस एक्वाटिकस फिलस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया था, विच सिंथेसाइज्ड या ऑब्लिक एम्पलीफाइड स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस एंड एक्ट एट अ प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के प्रेजेंस में ये रोल प्ले करता है। आपको अगर याद हो दोस्तों कि हमने पीसीआर जब किया था तो एक्सटेंशन में टेम्परेचर की जरूरत पड़ी थी, जिसमें हम टैक पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो ये टेम्परेचर में ही काम करता है, एक्टिव रहता है, और डीएनए का जो बचा हुआ साइट था उसे एक्सटेंड करने में इसने रोल प्ले की थी, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये सारे एंजाइम आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार रिपीट करते हैं, फिर हम इसको एंड करते हैं। हमने एंजाइम्स की बात की जो कैटालिटिक की तरह रोल प्ले करता है, फिर रिस्ट्रक्शन एंजाइम की बात की जिसको अर्बर स्मिथ एंड नॉर्दर्न ने डिस्कवर किया था, इसको 1963 में, और साथ ही साथ इसको 1978 में इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था, डब्ल्यू अर्बर, नॉर्थन एंड स्मिथ को। इसके बाद हमने इसको डिफाइन किया कि ये रिस्ट्रक्शन साइट है जो स्पेसिफिक साइट पे कट लगाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से रिस्ट्रक्शन एंजाइम। रिस्ट्रक्शन एंजाइम की अगर बात करें तो फर्स्ट रिस्ट्रक्शन एंजाइम हिंड सेकंड था जो डिस्कवर हुआ था। अगर एंजाइम्स की बात करें तो टाइप सेकंड था, लेकिन पहला रिस्ट्रक्शन एंजाइम हिंड सेकंड था, जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया था। लगभग 900 रिस्ट्रक्शन एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 230 स्ट्रेन बैक्टीरिया से डिस्कवर हुआ है। इसके बाद हमने रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस की डेफिनेशन की बात की, तो ये एक रिस्ट्रक्शन साइट, स्पेसिफिक साइट डीएनए के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाता है, जिसको रिकॉग्निशन साइट, क्लीविंग साइट या पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस या रिस्ट्रक्शन साइट बोलते हैं। उसके बाद हमने इसको मॉलिकुलर सीजर भी बोलते हैं, केमिकल स्कैपलर या मॉलिकुलर सीजर के साथ साथ बायोटिक सीजर भी बोलते हैं, किसको, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियोज को। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद हमने दो टाइप के रिस्ट्रक्शन एंजाइम देखे थे, एक्सो और एंडो। तो ये अभी एंडो देख रहे थे, तो एंडो में आपको पता होगा कि ये एंड साइड कट लगता है, एक्सो में आपको कहाँ कट लगता है, मतलब बाहर साइड कट लगता है। रिस्ट्रक्शन एंजाइम के टाइप्स की बात करें, तीन टाइप देखा, रिस्ट्रक्शन एंजाइम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनमें से फर्स्ट वाला रिस्ट्रक्शन एंजाइम में उसमें आरडीएनए यूज नहीं होता, सेकंड भी आरडीएनए यूज नहीं होता, जो आपका सॉरी फर्स्ट और थर्ड ये आरडीएनए यूज नहीं होते, सेकंड आरडीएनए यूज होता है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में दो टाइप के कट लगते हैं इसमें, एक्शन ऑफ रिस्ट्रक्शन साइट, एक स्टिकी कट, ब्लंट कट। स्टिकी कॉर्नर साइड साइड पे लगता है, और ब्लंट क्या लगता है, सेम पॉइंट पे कट लगता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये स्टिकी कट है और ये ब्लंट कट है। इसके बाद अगर हम लाइगेज एंजाइम की बात करें तो लाइगेज एंजाइम बायोटिक ग्लू की तरह काम करता है दो स्ट्रैंड डीएनए को चिपकाने के लिए। डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, डीएनए को रीड करके डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना। इनको गिलबर्ट, लेमैन, रिचर्ड और हुड्स ने दिया था, और डीएनए पॉलीमरेज को पोर्नबर्ग ने दे दिया था, ठीक है ना। इसके बाद एल्कलाइन फॉस्फेटेज की बात करेंगे तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज को रॉबर्ट रॉबिन्सन ने डिस्कवर किया था। इसका काम क्या है, एल्कलिक नेचर एंजाइम्स के प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ना। इसके बाद टैक पॉलीमरेज की अगर बात करें तो इसको कैरेमुलिस नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया था, जो थर्मोस्टेबल एंजाइम है, जो कि पीसीआर में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदे मिल सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए।
जय हिंद, धन्यवाद।